नमस्कार बच्चों, एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं ओबीजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से जिन बच्चों को अभी प्रॉब्लम हो रही है, जो अभी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओबीजी सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले जो आपके 20 से बनने वाले जो एमसीक्यू हैं, इनमें से हम वही क्लास ले रहे हैं। इसमें से तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे हैं, आप लोग इसको जरूर वॉच करिए, देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो बच्चे जो बच्चे अभी वीक हैं, जिनको अभी थ्योरी क्लियर समझ में नहीं आ पा रही है, तो इस क्लास से क्या होगा, उनकी थ्योरी के साथ साथ में वो एमसीक्यू इजीली क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का। हमारा इस वीक का ये हमारा क्वेश्चन है, एमनियोसिंथेसिस क्या होता है। एमनियोसिंथेसिस इसका हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 17 हम देख रहे हैं, यूनिट 3 से चल रहा है हमारा, ये ध्यान रखिएगा, यूनिट 3 से हम ओबीजी की क्लास अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एमनियोसिंथेसिस क्या होता है। एमनियोसिंथेसिस इज अ डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, एस्पिरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बाय अ वे ऑफ नीडल पास ट्रांस एब्डोमिनल इनटू द गैस्ट्रो या जेस्टेशनल एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक एक आवरण होता है, यूट्रस के अंदर एक सैक बनता है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। सिंथेसिस क्या होती है, सिंथेसिस मतलब होता है जब हम किसी निडल के थ्रू एस्पिरेट करके, निडल के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, ट्रांस एब्डोमिनली, मतलब उसको हम एब्डोमिन से क्या करते हैं, फ्लूइड को लेते हैं किसमें, निडल के अंदर, निडल के थ्रू सॉरी सिरिंज के अंदर, क्या देखने के लिए, कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, ठीक है। तो आप एमनियोसिंथेसिस वर्ड तो वो होता है जिसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, एक वे होता है, एक रूट होता है, निडल के थ्रू हम फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं सिरिंज में। जेस्टेशनल सैक मतलब एमनियोटिक सैक से लेते हैं, ये क्या कहलाता है, हमारा प्रोसेस एमनियोसिंथेसिस कहलाता है। अब इसके हम एडवांटेज देखेंगे, क्या रीजन होता है एमनियोसिंथेसिस को लेने का, क्या रीजन होता है, क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। एडवांटेज फॉर, एडवांटेज मतलब बेनिफिट होता है, या तो फिर रीजन मतलब कोई ना कोई कारण होगा एमनियोसिंथेसिस को लेने का। तो फर्स्ट इसमें दिया हुआ है डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। पहला रीजन दिया है इसमें, सबसे पहले तो हमको जेनेटिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस करने के लिए क्या करते हैं, कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, उसका डायग्नोसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, एमनियोसिंथेसिस करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है केस ऑफ डाउन सिंड्रोम, सभी को मालूम है डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती है, ये सभी को मालूम है। 21 क्रोमोसोम ट्राइसोमी जिसपे क्रोमोसोम होता है आपका, ठीक है। डिटरमाइन द कैरियोटाइप, इफ फीटल एबनॉर्मलिटी, या फीटल में कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। मदर्स के प्रेगनेंसी में या लास्ट ट्राइमेस्टर में, या टर्मिनेट ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की कंडीशन तो नहीं है, या कोई बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, बच्चा हैंडीकैप तो नहीं है। इट कैन बी अंडरटेकन अर्ली प्रेगनेंसी, इसको हम अर्ली प्रेगनेंसी में ही क्या करते हैं, डिटेक्ट करवाते हैं। या कोई आरएस इनकम्पेटिबिलिटी वाला केस तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारे रीजन को जानने के लिए हम क्या करते हैं, एमनियोसिंथेसिस करते हैं। सेकंड क्या है, मैटरनल इलनेस विच में इफेक्ट द फीटस, एग्जांपल रूबेला इन्फेक्शन, मदर को कोई बीमारी तो नहीं है, इलनेस यानी बीमारी, जैसे कि फॉर एग्जांपल रूबेला इन्फेक्शन, या मदर को अगर रूबेला होगा तो बच्चे में भी क्या हो सकता है, वो ट्रांसमिट हो सकता है, समझ में आया। थर्ड, पेरेंट्स बीइंग कैरिज ऑफ जेनेटिक डिसीज, किसी प्रकार की जेनेटिक डिसीज है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, अगर ये डिसीज है तो हम एमनियोसिंथेसिस करते हैं। सस्पेक्टेड इन्फेक्शन ऑफ द, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो गया आपका, ठीक है। अगर ये सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस अगर हैं, या मान लीजिए अगर ये इन्फेक्शन कहीं है तो नहीं, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एमनियोसिंथेसिस करते हैं। असेसमेंट ऑफ द लेसिथिन, जिसमें क्या किया जाता है, स्फिंजोमाइलिन रेशियो टू डिटरमाइन फीटल मैच्योरिटी। असेसमेंट हम किसका करते हैं, लेसिथिन के हम असेसमेंट करते हैं, समझ में आया। तो इसमें किसका, फीटल की मैच्योरिटी देखने के लिए करते हैं, ये सभी को मालूम होना चाहिए। स्फिंजोमाइलिनो जो दिया हुआ है रेशियो जानने के लिए, तो इसमें हम लेसिथिन का क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, जिससे फीटल की मैच्योरिटी का क्या करता है, पता चलता है। तो ये किसके थ्रू मालूम होता है हमको, एमनियोसिंथेसिस, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड को हम जब टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको असेस करते हैं। तो एक तो ये रीजन हो गया एमनियोसिंथेसिस करने का। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सीवियरिटी ऑफ द फीटल हीमोलाइटिक डिसीज, हीमोलाइटिक कोई डिसीज तो नहीं है, उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, एमनियोसिंथेसिस किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एर्थोब्लास्टोसिस, समझ में आया। एर्थोब्लास्ट मतलब आरबीसी, किसी प्रकार का आरबीसी डिस्ट्रक्ट तो नहीं है, या एनीमी की कंडीशन तो नहीं है। तो एर्थोब्लास्टोसिस मतलब होता है आरबीसी का ब्रेकडाउन होना, ठीक है। ब्लास्ट यानी टूटना, ब्रेकडाउन होना, फीटल में आरबीसी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही है, आरबीसी पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो रही है, उनका जो नॉर्मल है, तो इससे क्या हो रहा है, हीमोलाइटिक डिसीज क्रिएट हो रही है। तो उसकी सीवियरिटी पता, अगर ऐसा कंडीशन है तो हम किसके थ्रू पता करेंगे, एमनियोटिक सिंथेसिस के माध्यम से। 7 पॉइंट हमारा हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल मैच्योरिटी बाय मेजरमेंट ऑफ द सर्टेन
लेवल इन द एमनियोटिक फ्लूइड। या तो फिर हमको क्या डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का भी हम डिटरमाइन करने के लिए करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा है। अगर ब्राउनिश कलर रहेगा, ठीक है, रेडिश कलर, तो सभी का जो कलर अगर बच्चा, अगर मान लीजिए अगर हम थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं, बच्चा मेकोनियम तो पास नहीं किया, ग्रीनिश कलर का है, तो एमनियोटिक फ्लूइड के माध्यम से बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज का पता, अगर गोल्डन कलर का है अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर, तो कैसा होगा, आयरस इनकम्पेटिबिलिटी होगा। तो एमनियोटिक फ्लूइड के कलर से हमको मालूम हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है। समझ में आया? तो ये सारे एडवांटेज होते हैं किसके लिए, एमनियोसिंथेसिस करने का। अब हम आ जाते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मतलब क्या हानि होती है एमनियोसिंथेसिस करने का। तो सबसे पहला, परफोरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, फीटल प्लेसेंटल वेसल्स में रिजल्ट। पहला रीजन बताया गया है कि क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या रिस्क बन सकता है। तो सबसे पहले प्लेसेंटा का परफोरेशन होने के भी चांसेस बन सकते हैं, जिसमें हेमोरेज हो गया, हेमोरेज होगा, ट्रांसफर ऑफ फीटल सेल्स could cause the aggressive isoimmunization and hemolytic disease। न्यूबॉर्न में hemolytic disease होने के भी चांसेस हो सकते हैं, fetal डेथ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। ये रिस्की किस में बन सकता है, आपका एमनियोसिंथेसिस में बन सकता है। सेकेंड, इन्फेक्शन विथ, सेकेंड पॉइंट हमारा है इन्फेक्शन विथ मे रिजल्ट इन, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, क्या क्या, मैटरनल मोर्बिडिटी या मोर्टालिटी रेट बन सकता है, ठीक है, या मदर सिक भी हो सकती है, उसके डेथ की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है अगर इन्फेक्शन होगा तो। फीटल और नियोनेटल मोर्बिडिटी और मोर्टालिटी, या तो फिर फीटल या नियोनेट में भी मोर्बिडिटी और मोर्टालिटी का रिस्क बन सकता है, किसके माध्यम से, एमनियोसिंथेसिस करने के माध्यम से। नेक्स्ट, अबॉर्शन होने के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है, बच्चा अबॉर्ट भी हो सकता है, प्री मैच्योर लेबर हो सकता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी रप्चर हो सकती है, फीटल ट्रोमा रिजल्टिंग फ्रॉम निडिल पंक्चर, अगर निडिल मान लीजिए कहीं फीटस के अंदर में कहीं अगर पंक्चर कर गई तो प्रॉब्लम आ सकती है, फीटल ट्रोमा हो सकता है। ट्रोमा अम्लाइकल कॉर्ड, अम्लाइकल कॉर्ड में भी ट्रोमा आ सकता है, अम्लाइकल वेसल्स में ट्रोमा आ सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड लीक होने के भी चांसेस हो सकते हैं, और हीमेटोमा। तो ये सारे, हीमेटोमा मतलब क्या होता है, ब्लड का एक जगह अगर मान लीजिए कहीं पे भी अगर निडिल पंक्चर्स होती है तो वहां पे क्या हो जाएगा, अगर क्योंकि देखिए प्लेस बन गया तो ब्लड वेसल्स क्या होंगे, आपस में कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या बन गया है, ट्रोमा बन चुका है, ट्रोमा बना तो वो हीमेटोमा, ब्लड का वहां पे कलेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? तो उसको हम बोलेंगे हीमेटोमा। तो कोई जब वुंड बन जाता है या कोई ट्रोमा या कोई घाव अगर कहीं भी किसी एरिया में अगर बनता है तो वहां पे क्या बन जाता है, ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हीमेटोमा। समझ में आया? तो ये रीजन हो सकते हैं किसके, आपके एमनियोसिंथेसिस के डिसएडवांटेज, जो हानि क्या क्या कर सकते हैं। समझ में? इसके बाद हम टेक्निक देखेंगे, टेक्निक ऑफ एमनियोसिंथेसिस। क्या क्या टेक्निक हम यूज करेंगे, देखिए एमनियोसिंथेसिस करने के दौरान क्या टेक्निक यूज की जाती है। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन पर परफॉर्म करने के बाद ये टेक्निक, प्लेसेंटा लोकलाइज पूल ऑफ लिक्वर इज फाउंड, वुमेन ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। तो ये टेक्निक यूज की जाती है एमनियोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। इसके बाद स्टिक असेप्सिक टेक्निक आपको यूज करना है, स्किन क्लीन एंड ड्राई रखना है, ठीक है। फिजिशियन क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। समझ में आया? फिजिशियन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। समझ में आया आपको? फिर निडिल मोस्ट कॉमनली यूज 20 या 22 गॉज। जो निडिल होती है, देखिए इसमें बताया जा रहा है कि क्या क्या टेक्निक, कैसे किस टेक्निक से आप यूज करोगे एमनियोसिंथेसिस करने का। तो निडिल कौन कितने गॉज की यूज करते, देखिए यही सारे पॉइंट जो होते हैं जो 20 से निकल के आपके बनते हैं, तो पूछ सकता है एग्जाम में, कितने गॉज की निडिल, जो स्पाइनल निडिल यूज की जाती है, कितने गॉज की निडिल एमनियोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं हम। तो 20 या 22 गॉज की स्पाइनल निडिल हम क्या करते हैं, एमनियोसिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लोकल एनेस्थेटिक में भी यूज, लोकल एनेस्थेटिक आपको यूज करना है, बट इज नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड नेसेसरी। हमेशा के लिए आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर कितने ml आपको एमनियोटिक फ्लूइड लेना है, विड्रॉ करना है, बाहर निकालना है। तो 10 to 20 ml एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करना है, आपको एनालाइज करने के लिए विड्रॉ करना है। अमाउंट ऑफ द एमनियोसिंथेसिस परफॉर्म इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बताया जा रहा है कि जो आपका एमनियोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है आप कब उसको परफॉर्म करोगे, तो कब करोगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करोगे, उसको परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, फॉलोइंग द प्रोसीजर द फीटल हार्ट मस्ट बी अस्कल्टेड इफ नेसेसरी विथ अ सनकॉइड आर डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन स्कैन। बाद में प्रोसीजर कैसे करना है, फीटल हार्ट मस्ट बी अस्कल्टेड, आपको जरूर सुनना है। सारी टेक्निक करने के बाद आपको फाइनली लास्ट में फीटल हार्ट मस्ट सुनना है, क्योंकि फीटल हार्ट आपको सुनना है कि बच्चा लाइफ कर रहा है, सर्वाइव प्रॉपर तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको क्या करना है, उसको डेमोन्स्ट्रेट या स्कैन करके देखना है। उसके साथ साथ में आपको आवश्यकता होगी, आपको नीड होगी इसको देखने, क्योंकि बच्चे का सर्वाइव होना, प्रॉपर तरीके से बच्चे का हार्ट रेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये प्रोसीजर के दौरान आपको जरूर क्या करना है, अस्कल्टेट कर लेना है। समझ में आया? किस दौरान, जब आप एमनियोसिंथेसिस का प्रोसीजर करते हो, जिस टाइम पे आप एमनियोसिंथेसिस करते हो उस टाइम पे आपको ये सारे टेक्निक आपका क्या करना है, आपको ये सारे मेथड्स आपको क्या करना है, यूज करना है। समझ में आया? देन इसके बाद
आपका जो क्वेश्चन है इसमें, डायग्नोसिस स्टडीज पॉसिबल विद द एमनियोटिक फ्लूइड। क्या डायग्नोसिस पॉसिबल होता है एमनियोटिक फ्लूइड के दौरान? तो डायग्नोसिस ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर एंड एबनॉर्मलिटीज, क्योंकि जिस टाइम पे आप एमनियोटिक फ्लूइड का डायग्नोसिस करते हो, डायग्नोस्टिक स्टडी करते हो, तो उस समय पे क्या पॉसिबल होता है? सबसे पहले तो जेनेटिक डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को पता चलता है इसमें। फिर मेजरमेंट ऑफ लेसिथिन, लेसिथिन का मेजरमेंट किसके लिए करते हो आप? स्फिंजोमाइलिनो रेशियो, स्फिंजोमाइलिनो रेशियो को देखने के लिए क्या करते हो आप? एमनियोटिक फ्लूइड का स्टडीज करते हो, डायग्नोस करते हो। क्यों डायग्नोस करते हो आप एमनियोटिक फ्लूइड का? हम आगे और डिटेल में बताएंगे आपको कि क्या होता है स्फिंजोमाइलिनो रेशियो, मेजरमेंट ऑफ लेसिथिन का मेजरमेंट क्यों करते हैं, ये सारे पॉइंट हम आपको आगे फिर बताते हैं डिटेल में। चलिए, नेक्स्ट हमारा थर्ड बोला गया है डायग्नोसिस करने का जो रीजन है एमनियोटिक फ्लूइड का, डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटल मैच्योरिटी बाय द रैपिड सरफेस स्टैंड टेस्ट। हम एमनियोसेंटेसिस क्यों करते हैं? किसको डिटरमाइन करने के लिए? फीटल की मैच्योरिटी को जानने के लिए हम क्या करते हैं? उसको डिटरमाइन करते हैं रैपिडली। हमको देखना है कि फास्ट क्या बच्चा ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चा मैच्योर इमैच्योर तो नहीं है, ये सारे रीजन जानने के लिए हम क्या करते हैं? एमनियोसेंटेसिस करते हैं। देन डिटर्मिनेशन ऑफ द सीवियरिटी ऑफ फीटल हीमोलाइटिक डिसीज, और किसको डिटरमाइन करने के लिए हम करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ द सीवियरिटी ऑफ फीटल हीमोलाइटिक डिसीज। फीटल को किसी प्रकार की हीमोलाइटिक डिसीज तो नहीं है, एर्थोब्लास्टोसिस फेटलिटिस कंडीशन तो नहीं है, ये सारी कंडीशन जानने के लिए हम क्या करते हैं? एमनियोसेंटेसिस करते हैं। समझ में आया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, which are the invasive and non-invasive method used for the diagnosis for the pregnancy। ये मेथड देखिए, इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है आपका ऐसे मेथड्स जिसमें हम क्या करते हैं, देखिए अभी ये पूरा हम आपको बताएंगे, इसमें आप देखिएगा कि जो नॉन इन्वेजिव मेथड्स होता है जिसको हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका अल्ट्रासोनोग्राफी हो गया, ठीक है, या तो फीटल हार्ट साउंड हो गया, तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? आप अपनी आंखों के माध्यम से उसको नहीं देख सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो? आप उसका किसी मशीनरी के थ्रू आप क्या करोगे? उसको आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप इन्वेजिव मेथड मतलब डायरेक्ट बोला चाहिए कि डायरेक्ट आप उस मेथड्स को क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए एमनियोसिंथेसिस करना, वो क्या मेथड कहलाता है? आपका इन्वेजिव मेथड्स कहलाएगा। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, हम इसमें देखेंगे इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव मेथड्स फॉर पेरेंटल प्रीनेटल। प्रीनेटल एंटीनेटल होता है आपका, प्रीनेटल जो एंटीनेटल होगा वही होता है, मतलब बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी के पहले का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एंटीनेटल या प्रीनेटल। इंट्रानेटल ड्यूरिंग डिलीवरी, पोस्टनेटल क्या होता है आपका? आफ्टर डिलीवरी। मतलब देखिए क्या होता है आपका, एक होता है पेरीनेटल, ध्यान रखिएगा, प्रीनेटल और पेरीनेटल दोनों वर्ड में समझिएगा। जो पेरीनेटल वर्ड होता है, कौन सा वर्ड? पेरीनेटल। और एक होता है प्रीनेटल। ये दोनों वर्ड में डिफरेंशिएशन है, प्रीनेटल और पेरीनेटल। प्री मतलब एंटीनेटल और पेरी मतलब होता है आफ्टर ड्यूरिंग बर्थ, मतलब बच्चा जब जन्म ले लेता है, जन्म से लेकर 1 वीक का जो ड्यूरेशन होता है, 1 वीक का, 1 सप्ताह का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम बोलते हैं पेरीनेटल। ध्यान रखिएगा, समझ में आया? देन इसके बाद हम देखेंगे नॉन इन्वेजिव मेथड। चलिए, प्रीनेटल डायग्नोसिस करने के लिए, उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए, उसका जांच करने के लिए हम इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव मेथड्स का यूज करते हैं। कोई नॉर्मलिटीज तो नहीं है। तो नॉन इन्वेजिव डायग्नोसिस में क्या क्या चीजें आती है, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आता है एग्जामिनेशन ऑफ वुमन यूट्रस आउटसाइड द बॉडी। सबसे पहले हमको क्या करना है? वुमेन्स का यूट्रस देखना है और उसके आउटसाइड की बॉडी कैसी है, कैसी कंडीशन है, वो होता है नॉन इन्वेजिव मेथड्स। अल्ट्रासोनोग्राफी डिटेक्शन, वो अभी मैंने आपको बताया है। इसके बाद लिसनिंग ऑफ द फीटल हार्ट साउंड, ये आपका नॉन इन्वेजिव मेथड्स हो गया। देन एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग, ऑफन नोन एज अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट जिसको बोला जाता है। एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग जो हम करते हैं, जिसको हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं, वो भी किसके अंदर आता है? आपका नॉन। अभी हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट, आपका सीएसटी टेस्ट आपका, ये हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी आप पॉइंट बस देखिए कि क्या इन्वेजिव और क्या नॉन इन्वेजिव मेथड्स में आते हैं सारे, ठीक है। तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट आपका, फीटल हार्ट साउंड टेस्ट आपका, अल्ट्रासाउंड डिटेक्शन और वुमेन एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन यूट्रस, यूट्रस का जो एग्जामिनेशन किया जाता है वो सब किस में आते हैं? आपके नॉन इन्वेजिव मेथड्स में आते हैं। डायग्नोसिस फॉर द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हम डायग्नोस करते हैं प्रेगनेंसी को, वो आपका नॉन इन्वेजिव मेथड्स में ये हो गया आपका। देन इसके बाद आपका इन्वेजिव मेथड्स, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग जो लिया जाता है, जो सैंपल हम लेते हैं, ध्यान रखिएगा, जो सैंपल लेते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? इन्वेजिव मेथड्स होता है आपका। जैसे एमनियोसिंथेसिस हो गया आपका, ठीक है, आपका फीटोस्कोपी हो गया आपका, ठीक है, समझ में आया? फीटोस्कोपी, एमनियोसिंथेसिस, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, विजुलाइज करना अपनी आंखों से जो हम देखते हैं, ठीक है, अपनी आंखों से। 3 इन्वॉल्व पुटिंग प्रोब इनटू, देखो फीटोस्कोपी क्या बताया गया है, देयर इन्वॉल्व पुटिंग अ प्रोब इनटू अ वुमन यूट्रस, ऑब्जर्व विद द अल्ट्रासोनिक गाइडेंस टू सैंपल ब्लड टिश्यू फ्रॉम द एम्ब्रियो और फीटस।
फीटोस्कोपी हम किसके लिए करते हैं? विजुलाइज फॉर द फीटस। फीटस को विजुलाइज करने के लिए किसके थ्रू? वुमेन के यूट्रस के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है, अल्ट्रासोनिक गाइडेंस के थ्रू सैंपल लिया जाता है, ब्लड और टिश्यूज का सैंपल लेकर हम एम्ब्रियोनिक और फीटस की कंडीशन को देखते हैं। तो मतलब सैंपल जो प्रोसेस होता है, ध्यान रखिएगा, सैंपलिंग मेथड जो हम सैंपल लेके हम विजुलाइज करके देखते हैं, जो टेस्ट के थ्रू जब पता चलता है कोई मतलब कॉम्प्लिकेशन तो नहीं, तो वो आपका इन्वेजिव मेथड्स होगा। और नॉन इन्वेजिव मतलब डायरेक्ट जो मशीनरी के थ्रू आप क्या करते हो, जैसे कि नॉन स्टेज टेस्ट हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके नॉन इन्वेजिव मेथड्स में आते हैं डायग्नोसिस करने के लिए। इसके बाद लास्ट में आपका आता है MSAFV। MSAFV भी आपका किसके अंडर आता है? जिसको हम बोलते हैं मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन किसके लिए सुना होगा आपने? तो ये किसके लिए किया जाता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए। स्पाइनल बाल्फिडा का जो प्रॉब्लम होता है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, NTD आपने सुना होगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट किया जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये MSAFV इसका फुल नेम है, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन इसको बोला जाता है, इसका फुल नाम है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कौन कौन से इन्वेजिव मेथड्स के अंदर आते हैं, कौन कौन से आपके नॉन इन्वेजिव मेथड्स के अंदर आते हैं। तो नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव में 4 पॉइंट दिए गए हैं, आप इसको अच्छे से रीड करिएगा ताकि आपको पॉइंट तो याद होना चाहिए कि किसमें इन्वेजिव मेथड्स में आता है, आपका नॉन इन्वेजिव मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आते हैं, तो आपको पॉइंट जरूर याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन द ऑब्स्टेट्रिकल। ऑब्स्टेट्रिक की कंडीशन में अल्ट्रासाउंड का क्या यूज होता है? इसका आंसर हम देखेंगे, अल्ट्रासाउंड इज द प्रोडक्शन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव विच आर रिफ्लेक्टेड आर head wind beam into the body and an interface is encountered between different densities। अल्ट्रासाउंड का हम यूज इसलिए करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव, क्योंकि उसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का जो वेव होता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है बॉडी में, इंटर सरफेस ऑफ द बॉडी डिफरेंट डेंसिटीज में। ठीक है, दिस इश्यूज कैन बी ट्रांसलेटेड विद विजुअल इमेज टिश्यूज स्ट्रक्चर इनकाउंटर व्हेन द ट्रांसड्यूशन विच ट्रांसफॉर्म। देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी का काम क्या होता है ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन में, किसकी जो वेव की जो रेंज होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है और हर इमेज को विजुअली क्या करता है? कैप्चर करता है, इनकाउंटर करता है टिश्यूज के स्ट्रक्चर को, बॉडी के स्ट्रक्चर को। और साउंड वेव मतलब बच्चे का हार्ट रेट कैसा चल रहा है, ठीक है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा, उसका फ्रैक्शन कैसा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो प्रॉपर तरीके से उसको रिफ्लेक्ट करके, बैक रिफ्लेक्ट करके वो क्या करता है? प्रॉपर तरीके से विजुलाइज करके हमको क्लियर क्या करता है? इमेज बताता है। तो अमाउंट ऑफ साउंड भी हमको क्लियर पता चलता है। तो वेरीज अकॉर्डिंग मतलब इसमें डायग्नोसिस बताया गया है, क्या क्या यूज करते हैं हम सोनोग्राफी का, अल्ट्रासाउंड का क्या यूज होता है। तो देखिए क्या ये इसमें रीजन बताए गए हैं, मतलब यूजेस बताए गए हैं ऑब्स्टेट्रिक की कंडीशन में। पहला जो डायग्नोस्टिक का कंडीशन बताया गया है, देखिए इसमें से पॉइंट दिए हैं। सबसे पहले आपका पॉइंट दिया गया, अर्ली प्रेगनेंसी कैन बी डायग्नोस्ड बाय द अल्ट्रासाउंड 5 वीक ऑफ जेस्टेशन। मतलब अर्ली प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए हम सोनोग्राफी के थ्रू क्या करते हैं? 5 वीक का जेस्टेशन है, 5 वीक का अगर प्रेगनेंसी है तो उसका पता हम लगा सकते हैं किसके थ्रू? अल्ट्रासाउंड के थ्रू ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन में। एक तो ये डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद डिटेक्ट इन द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? प्रेगनेंसी जब आपका यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब के अलावा अदर किसी जगह पे, अगर यूट्रस में अगर प्रेगनेंसी प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे आपका जो जाइगोट है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं, जो फीटस है वहाँ पे आपका डेवलप नहीं है, कहीं एब्डोमेन में जाकर, कहीं अदर यूट्रस के अदर किसी पार्ट में जाके वो सर्वाइव हो रहा है, वो क्या कहलाता है? आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी। समझ में आया? तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं? सोनोग्राफी का यूज करते हैं। हाइडेटिटी फॉर्म मोल, किसी प्रकार का हाइडेटिटी फॉर्म मोल तो कंडीशन तो नहीं आई है, ठीक है। इस कंडीशन को देखने के लिए भी हम क्या करते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। जेस्टेशनल एज का पता करने के लिए, फीटल की मैच्योरिटी, मल्टीपल जेस्टेशन देखने के लिए, या एक से ज़्यादा कई बच्चे तो नहीं हैं, ट्विंस तो नहीं है, लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का लोकल देखने के लिए, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम तो नहीं है, फीटल एनामलीज देखने के लिए, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। फीटल डेथ की कंडीशन तो नहीं है, ठीक है। एस्टीमेट फीटल वेट, फीटल लाइज एंड प्रेजेंटेशन, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन देखते हैं। IUD की कंडीशन तो नहीं है, IUGR तो नहीं है उसको, पॉलीहाइड्रामनियस की कंडीशन तो नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल आपका 1000 to 1500 ml से ज़्यादा तो नहीं है, पॉलीहाइड्रामनियस की कंडीशन तो, ओलिगो तो नहीं है, 200 से बिलो भी तो नहीं है, ठीक है। प्लेसेंटल की ग्रेडिंग कैसी है, फीटल मैच्योरिटी हो रही है, फीटल पल्मोनी मैच्योरिटी हो रही है कि नहीं, बायोफिजिक प्रोफाइल कैसा है, जैसे कि वेलबींग, पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी तो नहीं है, तो क्या कंडीशन है, ठीक है। ये सारे कंडीशन को जानने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। फिर
बायोफिजिक प्रोफाइल में बताया गया है बाई पैराइटल डायमीटर तो नहीं, फीटल का मूवमेंट कैसा है, रिस्पायरेटरी मूवमेंट कैसा है, एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं। बायोफिजिक मतलब होता है कि उसकी शारीरिक संरचना कैसी है, शारीरिक कंडीशन कैसी है, ये किसका, फीटस का। ठीक है, तो ये सारे रीजन जो होते हैं, ये सारे जो पॉइंट है, इसमें हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज हम करते हैं। किसको डिटेक्ट करने के लिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सारी चीजें डिटेक्ट करने के लिए, कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, तो इसका यूज सोनोग्राफी का किया जाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये पॉइंट। नेक्स्ट इसमें हाइट और वेट का रेशियो देखने के लिए करते हैं, हार्ट रेट पैटर्न देखने के लिए करते हैं, और लोकलाइजेशन ऑफ इंट्रायूटाइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। मतलब आपने सुना होगा आईयूसीडी। आईयूसीडी क्या होता है, इंट्रायूटाइन कॉपर्टी, जो आप देखते हैं कि जो फीमेल्स कॉपर्टी हो गया आपका, कॉपर्टी आपका 375 हो गया, 380 हो गया, ये सारे कॉपर्टी आते हैं जो यूज किए जाते हैं 5 ईयर 10 ईयर। ठीक है, मिरेना हो गया आपका, तो ये सारे कॉपर्टी का भी लोकलाइजेशन देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज किया जाता है। समझ में आया, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है इसके थ्रू। तो ये सारे रीजन हम किसके थ्रू पता करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू। तो सभी को मालूम हो गया होगा कि ऑब्स्टेट्रिक रीजन में अल्ट्रासोनोग्राफी का क्या यूज होता है, ये सारे यूज हम इसके थ्रू क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द कार्डियो टोकोग्राफी। कार्डियो टोकोग्राफी या इलेक्ट्रॉनिक, कार्डियो टोकोग्राफी किसको बोलते हैं, फीटल का मॉनिटरिंग करना, या कार्डियक मतलब देखिए हार्ट होता है। कार्डियक का अगर हम वर्ड देखें तो कार्डियक मतलब एक वर्ड में देखें तो कार्डियक मतलब होता है हार्ट रेट, ग्राफी मतलब विजुअलाइजेशन करना। ठीक है, हार्ट रेट को किस तरह से ग्राफिकल आप पैटर्न देखोगे हार्ट का, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, तो चलिए हम इसको देखते हैं डिटेल में। ग्राफिकल कोरिलेशन बिटवीन फीटल हार्ट पैटर्न, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जनरली परफॉर्म थर्ड ट्राइमेस्टर। जो कार्डियक जो फीटल मॉनिटरिंग किया जाता है, कार्डियोटोकोग्राफी किया जाता है, वो कब किया जाता है, परफॉर्म जनरली कब किया जाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में। ध्यान रखिएगा कब परफॉर्म करते हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करते हैं, उसको हम परफॉर्म करते हैं। द मशीन यूज टू परफॉर्म द मॉनिटरिंग द कार्ड कार्डियोटोकोग्राफी। मशीन जब मॉनिटर करती है फीटल के हार्ट को, वो क्या कहलाता है आपका, कार्डियोटोकोग्राफी कहलाता है। और एक्सटर्नल फीटल मॉनिटर इसको बोला जाता है, क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग अथवा एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग। देखिए ये पॉइंट जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग क्या होता है, तो एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग क्या होता है आपका, कार्डियक टोकोग्राफी होता है। इसका दूसरा नाम होगा एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग, का मतलब होगा कार्डियक टोकोग्राफी। ये पॉइंट बन सकता है आपका एग्जाम के बतौर पर, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन 20 से निकल के आते हैं। ठीक है, टू ट्रांसड्यूसर आर यूज टू एक्सटर्नल by strapping the abdominal wall are measured fetal heart rate, second measure the uterine contraction, internal measurement can also be done. It requires certain degree of cervical dilatation as in the pressure inserted into the uterine cavity and scalp electrode is attached to the head of fetus to inserted into the uterine cavity and scalp electrode is attached to head fetus. Determine the pulse adequately perform when we are expecting complicated birth. मतलब दो ट्रांसड्यूसर का यूज किया जाता है एक्सटर्नली एब्डोमिनल वॉल में, स्टैप करके मेजर करते हैं फीटल के हार्ट रेट को, और सेकंड मेजर हम करते हैं यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन को। ध्यान रखिएगा, इसमें बोला जा रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक आपका फीटल मॉनिटर किया जाता है, एक्सटर्नल आपका फीटल मॉनिटर, दो ट्रांसड्यूसर उसमें यूज किए जाते हैं। जिसमें पहला ट्रांसड्यूसर जो होता है एब्डोमिनल वॉल को स्टैप करके हम मेजर करते हैं फीटल के हार्ट को, और जो आपका सेकंड होता है वो यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन, मतलब फर्स्ट फीटल के हार्ट का यूज, हार्ट के साउंड को देखने के लिए देखते हैं, और दूसरा यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन का भी मेजरमेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सर्वाइकल डायलेटेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए स्पेशली रूप से क्या करते हैं, इसका यूज किया जाता है। स्काल्प देखने के लिए यूट्राइन कैविटी और स्काल्प इलेक्ट्रोड देखते हैं, अटैच कर देते हैं फीटस के हेड के साथ में, मेजर करते रहते हैं उसका पल्स रेट, एडिक्वेट रूप से पल्स चल रही है कि नहीं चल रही बच्चे का, उसके थ्रू क्या करते हैं हम, कार्डियोटोकोग्राफी के थ्रू हम पता करते हैं ना। लास्ट में पॉइंट दिया है, कार्डियोटोकोग्राफी यूज इन द परफॉर्मिंग नॉन स्टेटस एज ए कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट बोला जाता है। जो कार्डियोटोकोग्राफी जो होता है आपका परफॉर्म किया जाता है किसके लिए, नॉन स्ट्रेस टेस्ट के लिए, जिसको कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट भी कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट भी इसको हम बोलते हैं, किसको, आपका कार्डियोटोकोग्राफी का यूज किया जाता है इसके लिए। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है इसका हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। What is the non-stress test? Non-stress test monitoring the fetal heart rate is an response to fetal movement in order to assess fetal well-being. No particular stress place in the fetus by performing.
नॉन स्टेट टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? फीटल हार्ट रेट रिस्पॉन्स करता है फीटल मूवमेंट इन ऑर्डर असिस्ट फीटल वेल बीइंग, मतलब प्रॉपर तरीके से आपका बच्चा अगर हार्ट रेट उसकी प्रॉपर तरीके से चल रही है, फीटल बच्चा प्रॉपर तरीके से मूव कर रहा है, तो नो पर्टिकुलर स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस लेने का फिर वहां पे नीड नहीं होता है। तो उस समय जो ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसको हम बोलते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे? नॉन, नॉन मतलब नहीं, और स्ट्रेस मतलब किसी भी प्रकार का तनाव, और टेस्ट मतलब किसी प्रकार का नॉन स्ट्रेस टेस्ट हमको नहीं लेना है जब बच्चा मूव कर रहा है, बच्चे का हार्ट साउंड प्रॉपर तरीके से चल रहा है, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर वहां स्ट्रेस नहीं लेना है। नॉन स्टेटस इन्वॉल्व अटैचिंग बेल्ट विच फीटल हार्ट रेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर अराउंड द मदर एब्डोमेन। ये कैसा इसमें इन्वॉल्व किया जाता है? एक बेल्ट अटैच कर दिया जाता है फीटल हार्ट रेट एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर करता है जो मदर के एब्डोमेन्स में हार्ट इज रिकॉर्डेड बाई अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स। हार्ट का जो रेट है वो रिकॉर्ड किया जाता है अप्रोक्सीमेटली कितना? 20 to 30 मिनट तक, ठीक है, मतलब हाफ एन आवर समझ के चलिए, ठीक है, आधे घंटे तक क्या करते हैं हम उसको मॉनिटर करते हैं। मदर इंडिकेट वेदर द फील में फीटल मूवमेंट, हम एक बेल्ट लगाते हैं, बेल्ट बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, उसको अटैच करते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट उसको इन्वॉल्व करेंगे, फीटल हार्ट रेट हमको प्रॉपर तरीके से सुनाई देगा उसके साथ में, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हमको मॉनिटर करते रहना है, और 30 मिनट तक हमको अप्रॉक्सीमेट मॉनिटर करना है बच्चे का हार्ट रेट, और मदर्स को से पूछना है कि बच्चा मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई मूवमेंट आता है तो हमको वहां पे देखना है। तो स्ट्रेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, ऐसा कोई स्ट्रेस लेने का नीड नहीं है। अब हम देखेंगे पोजीशन एंड प्रिपरेशन ऑफ मदर्स, क्या पोजीशन देते हैं नॉन स्टेटस के दौरान पे। तो द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रेनिंग विद द पेशेंट इन द लैटरल रिकमेंडेड पोजीशन, मोस्ट ऑफ द लैटरल रिकमेंडेड पोजीशन ही दिया जाता है मदर्स को। लैटरल टिल्ट टू अवॉइड सुपाइन हाइपोटेंशन, तो अवॉइड करना है हमको, सुपाइन पोजीशन नहीं देना है। लैटरल सभी को मालूम होगा कि आप जब एक साइड में लेटते हो वो क्या कहलाता है? आपका लैटरल पोजीशन, ठीक है, और सीधा जब आप लेटते हो, जब आपका स्पाइन वाला एरिया, बैक वाला एरिया जब बेड को टच करता है, सीधा आप फ्लैट लेटते हो, वो क्या कहलाता है? आपका सुपाइन पोजीशन। तो आपको अवॉइड करना है इस दौरान जब ये टेस्ट करते हो आपको, तो उस समय पोजीशन को अवॉइड करना है। Fetus should not be sleep. Test is being performed at may cause decrease fetal heart rate variability. ठीक है, fetus should not be sleep, बच्चा सोता नहीं है, ठीक है, इस टेस्ट के दौरान जब आप परफॉर्म करते हो तो इट में कॉज डिक्रीज फीटल हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, बच्चे का जो हार्ट रेट है उसमें कोई भी वेरिएबिलिटी आ सकती है, ठीक है। तो जब बच्चा स्लीप नहीं करेगा तो उस समय पे क्या रीजन क्रिएट हो सकता है? डिक्रीज हो सकता है, कम हो सकता है, फीटल का जो हार्ट रेट प्रॉपर तरीके से आना चाहिए वो चीजें क्या होती हैं? कम हो जाती हैं। तो उस समय पे आपको क्या करना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। फीटस में एराउज बाई डूइंग एब्डोमिनल पाल्पेट बाई द बुजर, आपको क्या करना है? पाल्पेट करना है एब्डोमिनल्स को, एब्डोमिन को पाल्पेट करते रहना है ताकि फीटस का मूवमेंट का पता चले, ठीक है। वुमेन इज एडवाइज टू प्रेस द बटन वेन एवर सी फील द फीटल मूवमेंट्स, वुमेन्स को एडवाइस करना है, प्रेस करना है बॉटम को, आपको प्रेस करना है थोड़ा थोड़ा बॉटम को, ठीक है, बॉटम वाले एरिया को आपको प्रेस करना है जिससे फील हो सके बच्चे का मूवमेंट। तो ये पोजीशन आपको मदर्स को देना है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं नॉन स्टेट टेस्ट के? तो नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है, ये सभी को मालूम है क्योंकि मैंने इन्वेजिव टेस्ट में आपको बताया है कि जो आपका सैम्पलिंग वाला पूरा प्रोसेस होता है, जैसे कि आपका कोरोनिक विलाई सैम्पलिंग लेना, एमनियोसेंटेसिस सैम्पलिंग लेना, ब्लड टेस्ट लेना, ये सब किस में आता है? आपका इन्वेजिव में आता है। नॉन इन्वेजिव जो टेस्ट वाले प्रोसेस होते हैं, नॉन स्टेट टेस्ट आपका हो गया, ये सिंपल सा टेस्ट होता है, एक्सपेंसिव नहीं है, इनएक्सपेंसिव, अटैक लेस टाइम, कम समय में हो जाता है। देयर आर नो कॉन्ट्रैक्शन, नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नो कॉम्प्लिकेशन, नो स्पेशल एक्सपर्टाइज, मतलब स्पेशल एक्सपर्टाइज की नीड नहीं होती यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए टेस्ट को। दिस टेस्ट प्रोवाइड इमीडिएट आंसर, और ये टेस्ट तुरंत क्या करता है? आंसर प्रोवाइड करता है। अब इम्प्लीकेशन ऑफ द नॉन स्टेट टेस्ट, क्या इम्प्लीकेशन होगा नॉन स्टेट टेस्ट के दौरान? तो वुमेन विथ प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन सच एज डायबिटीज, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड मेडिकल कंडीशन सच एज हाइपरटेंशन, ठीक है। तो किसके लिए इंडिकेशन करेंगे हम नॉन स्टेट टेस्ट? तो स्पेशली रूप से वो वुमेन्स जो जिनके साथ में मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसी प्रॉब्लम, जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स हो गए, ठीक है, कोई मेडिकल कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई या ब्लड प्रेशर की जिसको प्रॉब्लम हो गई, तो इस कंडीशन भी हमको एनएसटी टेस्ट क्या करना है? इंडिकेट करना है उसके लिए, उस वुमेन्स के लिए। बेबी इज लेस एक्टिव देन नॉर्मल, आर स्मॉल फॉर इट एट नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, जिसका बेबी प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं है, उसका ग्रो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, उसके लिए हमको इंडिकेट करना है। एमनियोटिक फ्लूइड टू मच द टू लिटिल, अगर मान लीजिए एमनियोटिक फ्लूइड 200 से कम है, अगर बिलो है, अगर उससे ज़्यादा जा रहा है
तो उस कंडीशन पे भी हमको क्या करना है, अगर 2 या मोर देन उससे 2 से जा रहा है 200 से, तो आपको फिर उसको इंडिकेट करना है, क्योंकि मिनिमम रूप से आपका एमनियोटिक फ्लूइड कितना होना चाहिए, 900 ml तक होना ही चाहिए। 500 से आपका 900 टू 1000, मिनिमम 1000 ml तक का होना चाहिए आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल होना चाहिए, ठीक है। वुमेन हु हैज प्रीवियसली देयर बेबी सेकंड हाफ देयर प्रेगनेंसीज, ठीक है, बेबी सेकंड हाफ अगर वुमेन्स को प्रेगनेंसीज कंटिन्यू करना है आफ्टर 40 वीक, तो उस टाइम पे भी आपको नॉन स्टेट टेस्ट क्या करना है, उसको इंडिकेट करना है। बेसिकली रूप से चेक करवाना है बेबीज के लिए कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, बच्चा क्यों डिलीवर्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि जो टाइमिंग होता है 37 टू 38 वीक की प्रेगनेंसी होती है। अगर 40 वीक से ज़्यादा जा रहा है तो फिर हमको क्या करना है, उस समय पे नॉन स्टेटस ऐसी वुमेन्स को इंडिकेट करना है। समझ में आया, ठीक है। और वहाँ पे ये जो 4th पॉइंट है वो भी बताना है आपको। प्रीवियसली अगर कोई लॉस की कंडीशन है बेबीज के साथ में, जो सेकंड ट्राइमेस्टर चलता है आपका, सेकंड हाफ जो मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, सेकंड हाफ में अगर ट्राइमेस्टर में कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉम्प्लिकेशन बेबी के लिए अगर कुछ क्रिएट हो रहा है, तो उस समय पे भी हमको मदर को नॉन स्टेट टेस्ट के लिए इंडिकेट करना है उसको। समझ में आया। तो ये होता है आपका, ये सारे पॉइंट है नॉन स्टेट टेस्ट के दौरान आप किन किन वुमेन्स को इंडिकेट करोगे इसके लिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। देन लास्ट का जो पॉइंट है, वुमेन हु हैड प्रोसीजर सच एज एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन टर्न ब्रीच प्रेजेंटेशन, अगर मान लीजिए बच्चे का सिफेलिक प्रेजेंटेशन नहीं है, अगर बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, थर्ड ट्राइमेस्टर में एमनियोसिंथेसिस अगर करते हैं हम उस दौरान पर डिटरमाइन करने के लिए बेबीज लंग्स मैच्योर है कि नहीं है, बर्थ रूल और यूट्राइन इन्फेक्शन तो नहीं है, आफ्टरवर्ड द प्रैक्टिशनर विल ऑर्डर नॉन स्टेटस मेक श्योर दैट बेबी डूइंग वेल। ये सारे प्रॉब्लम हमको देखना है कहाँ, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ऐसे मदर्स को क्या करना है, हमको नॉन स्ट्रेस टेस्ट के लिए इंडिकेट करवाना है। समझ में आया। ये सारे सिफेलिक वर्जन अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर में हमको एमनियोसिंथेसिस करना है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, यूट्राइन इन्फेक्शन तो नहीं है, तो ये सारे अगर रीजन है तो हमको ऐसी मदर्स को नॉन स्टेट टेस्ट के लिए क्या करना है, इंडिकेट करना है। समझ में आ गए ये सारे पॉइंट आपको। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। ए कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट चेक टू सी इफ फीटस विल स्टे हेल्दी ड्यूरिंग द रिड्यूस ऑक्सीजन। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, पूछा जा रहा है कि जब फीटस हेल्दी हो लेकिन उसका ऑक्सीजन का लेवल क्या है, नॉर्मल वैल्यू से अगर कम हो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब मदर लेबर की कंडीशन में हो, जब डिलीवरी होने वाली हो, उस टाइम पर अगर बच्चे का ऑक्सीजन लेवल कम हो, तो इन वी दिस असेसिंग द रिस्पॉन्स ऑफ फीटल हार्ट रेट, ऑक्सीटोसिन इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन। द टेस्ट इंक्लूड एक्सटर्नल फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, द ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू बेबी ड्रॉप for a short time. This is not problem for the most babies. हमको उस दौरान अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, किस दौरान करना है, जब मान लीजिए कि बच्चा डिलीवर्ड होने वाला है, उस दौरान बच्चे को ऑक्सीजन की अगर कमी हो रही है, तो अगर बच्चे का तुरंत हमको क्या देखना है, फीटल हार्ट रेट का रिस्पांस देखना है, ऑक्सीटोसिन को इंड्यूस करना है ताकि कॉन्ट्रैक्शन जल्दी आए, जिससे क्या होता है इजिली बेबी डिलीवर्ड हो सके, और फीटल का हार्ट रेट हमको मॉनिटर करते रहना है ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया। ब्लड एंड ऑक्सीजन ताकि सप्लाई शॉर्ट टाइम के लिए क्या हो सके, बेबी ड्रॉप कर सके। दिस इज नॉट प्रॉब्लम फॉर द मोस्ट बेबीज बट द हार्ट रेट ऑफ सम बेबीज गेट स्लोअर। ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, पर कुछ बेबीज में क्या होता है, जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाता है। दिस चेंज इन द हार्ट रेट कैन बी सीन इन द एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग डिवाइस। हमको फिर क्या करना है, फिर हार्ट रेट सीन करना है एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग डिवाइस के माध्यम से उसको देखना है। द टेस्ट डन व्हेन वुमेन्स इज 34 और मोर वीक ऑफ प्रेगनेंसी। और ये टेस्ट कब किया जाता है, ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट कब किया जाता है, 34 अथवा उससे ज्यादा वीक की प्रेगनेंसी, जैसे 36 की हो गई, 37 वीक की प्रेगनेंसी हो गई, उस दौरान हमको क्या करना है, इसको इस टेस्ट को करवाना है। प्रिपरेशन ऑफ मदर, मदर को कैसे प्रिपेयर करेंगे। वुमेन इज प्लेस्ड इन सेमी रिकमेंडेड पोजीशन, लैटरल फील्ड पोजीशन सभी में मैंने आपको बताया है, लैटरल फील्ड पोजीशन ही सभी में आपको सारे टेस्ट में देना है, क्योंकि मदर को किसी प्रकार का हाइपोटेंशन ना हो, ब्लड प्रेशर उसका लो ना हो, इस कंडीशन पे हमको ये पोजीशन देना है। फीटल हार्ट रेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखना है, 20 to 30 मिनट्स तक हमको कॉन्ट्रैक्शन चेक करते रहना है, बच्चे का हार्ट रेट देखते रहना है। कॉन्ट्रैक्शन 3 या मोर कॉन्ट्रैक्शन आना चाहिए 10 मिनट्स के लिए, 10 मिनट के अंदर अंदर कितने कॉन्ट्रैक्शन आ जाना चाहिए, 3 आर मोर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उस दौरान आना चाहिए। दिस ड्यूरेशन आर द कॉन्ट्रैक्शन मोर देन 40 सेकंड, और मोर देन कितना होना चाहिए, 40 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन लगातार बने रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, अब्सेंस हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस जो कॉन्ट्रैक्शन अगर खुद से आना स्टार्ट हो जाएंगे तो स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, अब्सेंट हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हम देंगे और निप्पल स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। ऑक्सीटोसिन या तो फिर निप्पल स्टिमुलेशन जो प्रोसेस है उसके दौरान क्या होगा,
ये आप मदर्स को इस दौरान क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज टेस्ट को, ताकि बच्चा क्या हो सके, इजीली डिलीवर्ड हो सके। समझ में आया? मतलब फुली देखिए, कॉन्ट्रैक्शन लाना है इससे, जिससे क्या हो, इजीली डिलीवरी जल्दी हो जाए और बच्चा क्या हो सके, इस स्टेज से बाहर आ जाए। ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा, बच्चे का हार्ट रेट प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्शन स्टेज टेस्ट उससे रिलेटेड नहीं होगा। फिर ऑक्सीजन चैलेंज टेस्ट आपको देखना है, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करना है आईवी, द रेट ऑफ द इन्फ्यूजन इंक्रीज करना है। इसके बाद 3 or more कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट के दौरान, अगर 10 मिनट्स के दौरान 3 or more कॉन्ट्रैक्शन अगर आते हैं, ठीक है, क्योंकि फुली डायलेशन आपको मालूम है कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जब 10 मिनट के अंदर अंदर 10 मिनट के अंदर अंदर 3 or more कॉन्ट्रैक्शन अगर आते हैं एटलीस्ट 30 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है, 30 सेकंड के अंदर अगर 10 मिनट में 3 or more कॉन्ट्रैक्शन अगर आते हैं, तो फिर इससे क्या होता है, इन्फ्यूजन से हम इसको इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देना है। अगर आप आईवी इन्फ्यूज कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन को, 30 सेकंड के अंदर 3 or more कॉन्ट्रैक्शन अगर आना स्टार्ट हो गए हैं, तो उस समय हमको आईवी इन्फ्यूजन स्टॉप कर देना है। निप्पल स्टिमुलेशन टेस्ट कैसा है, वुमेन स्टिमुलेट हर निप्पल्स द कॉज न्यूरो हाइपोफाइसिस रिलीज ऑक्सीटोसिन, जैसे हम निप्पल को स्टिमुलेट करेंगे तो ऑक्सीटोसिन आपका रिलीज होगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन इनएडिक्वेट इंट्रावीनस ऑक्सीटोसिन क्या होगा, आप इस समय पे यूज कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से आना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आया? इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टेट टेस्ट को हमको चेक कैसे करना है, इफ बेबी विज स्टे हेल्दी ड्यूरिंग रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल नॉर्मली अकर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, बेबी अगर हेल्दी डिलीवर्ड हो गया है, उसका हार्ट रेट प्रॉपर तरीके से अगर नॉर्मल प्रेजेंट है, लेबर कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से हो गया, प्लेसेंटा अगर हेल्दी है जो बेबी को सपोर्ट कर रहा है, तो ये सारे क्या है आपको कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट में क्या करना है, चेक करना है। अब इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या हो सकता है, वुमेन हैविंग प्लेसेंटा प्रीविया की अगर कंडीशन है तो आपका इसको देखना है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट में। वुमेन हैव एंटीपार्टम एपीएस की प्रॉब्लम हो सकती है, मोर देन 500 ml से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो एंटीपार्टम हेमोरेज आपका होने के चांसेस, मतलब पोस्टपार्टम नहीं, एंटीपार्टम मतलब ड्यूरिंग, मतलब डिलीवरी के पहले ही आप अगर ब्लीडिंग हो रही है तो कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट से रिलेटेड। प्रीवियस क्लासिक सिजेरियन सेक्शन, अगर सिजेरियन सेक्शन करवाया गया है तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। क्लाइंट हाई रिस्क प्री टर्म लेबर, अगर प्री टर्म लेबर है, बच्चा प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं है, ठीक है, प्री टर्म हो रहा है लेबर, तो इसके दौरान भी क्या हो सकता है, हाई रिस्क हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद रिस्क हम देखते हैं, रिस्क फॉर द हैविंग ऑक्सीटोसिन, अगर हम ऑक्सीटोसिन देते हैं उस दौरान क्या हो सकता है, मे कॉज लेबर स्टार्ट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, लेबर क्या हो सकता है जल्दी या तो स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर ऑक्सीटोसिन अगर आप लगातार दे रहे हो, कंटिन्यू में दे रहे हो, तो लगातार अगर कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है इससे जल्दी डिलीवरी होने के चांसेस रहेंगे, यूट्रस के रप्चर होने के चांसेस रहेंगे, ये रिस्क होने का कंडीशन रहेगा। प्रोलॉन्ग सॉरी, और बच्चे में भी प्रॉब्लम आ सकता है, और कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली क्या करना है, हमको स्टॉप करना है ताकि ये रिस्क ना बने, ठीक है, क्योंकि यूट्रस रप्चर हो जाएगा तो फिर मदर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। समझ में आया? तो ये रिस्क भी हमको देखना है, ये सारे रिस्क बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजन हो गए किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन स्टेट टेस्ट क्यों किया जाता है, क्या पोजीशन प्रिपेयर करते हैं मदर्स के लिए, क्या बेनिफिट होता है और क्या रिस्की हो सकता है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन किस किस मदर के लिए हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन स्टेट टेस्ट। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीनेटल काउंसलिंग एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। क्या मतलब होता है एंटीनेटल काउंसलिंग देने का, क्या डिस्कस करोगे। एंटीनेटल मतलब क्या होता है, आप बिफोर डिलीवरी से पहले जो काउंसलिंग करते हैं, जिस समय पे मदर प्रेग्नेंट होती है उस समय आपको क्या काउंसलिंग करना है, क्या मोटिवेट करना है मदर्स को। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका प्राइमी है, ठीक है, कि मल्टी है, मतलब फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई है कि सेकंड बार प्रेगनेंसी है, तो आपको सबसे पहले ये जानकारी देना देखना है, मतलब उससे पूछना है, उसके बाद आपको काउंसलिंग करना है। अगर फर्स्ट है तो आपको उसको फुली नॉलेज देना है उससे रिलेटेड। सबसे पहली प्रॉब्लम तो फर्स्ट ही प्रेगनेंसी में होती है। तो एंटीनेटल मदर को क्या करना है, हमको मोटिवेट करना है, एडुकेट करना है उसको हेल्थ के बारे में, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उसको प्रिवेंट करने के बारे में जानकारी उसको देना है, काउंसलिंग करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर, और अवेयर करना है उसको उसके बेबी के लिए, और मदर्स को अपने बच्चे को कैसे मेंटेन करके रखेगी, उसके हेल्थ को किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हमको नॉलेज प्रोवाइड करना है। काउंसलिंग करना है कब, एंटीनेटल पीरियड के दौरान, स्पेशली रूप से मदर्स को करना है जब वो प्रेग्नेंट होती है फर्स्ट टाइम पे। तो सम पेन्स या विच कुछ ड्यूरिंग काउंसलिंग के दौरान क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी चेंज होती है, ठीक है। सबसे पहला तो पॉइंट दिया गया है स्ट्रेंथनिंग प्रीनेटल बॉन्डिंग। व्हेन द काउंसलिंग पहले करना है कि कपल को क्या करना है एंटीनेटल पीरियड के दौरान
हेल्प करना है, बॉन्डिंग बना के रखना है पेरेंट्स को फीटस के बीच में। मतलब हस्बैंड वाइफ को भी आपस में बॉन्डिंग बना के रखना है, ताकि मदर्स को भी कोई हेजिटेशन या कोई ऐसा डर फील ना हो उसको रिलेटेड टू प्रेगनेंसी से। ठीक है, एक्सप्लेन करना है पेरेंट्स के बीच में, और उसको फील कराना है, पेरेंट्स को फील क्लोजली कराना है। बेबी अगर जब जैसे ही मदर प्रेग्नेंट होती है तो उसमें उसको फील, पेरेंट्स को फील कराना है कि आपके लिए क्या स्पेशल है वो। ठीक है, ओवरकम एंटिसिपेटरी फियर्स ऑफ द लेबर, बर्थ एंड पेरेंटिंग। सेकंड है आपको सबसे पहले तो उसके फियर को, उसके डर को, ड्यूरिंग लेबर क्या कितना पेन होता है। बहुत सारे क्या होते हैं ना कि जो विलेज की जो वुमेन्स होती हैं उनको बहुत डरा दिया जाता है, बड़ा पेन होता है ये ऐसा वैसा, तो आपको उसके फियर को कम करना है, उसके डर को कम करना है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स के फियर को ड्यूरिंग लेबर से रिलेटेड आपको क्या करना है, कम करना है। प्रीमी ग्रेविडा अगर मदर है उस समय उसके डर को क्या करना है, ओपनली आपको अच्छी तरह से उसको समझाना है, क्लियरली उसको बताना है, उसके फियर को कम कर देना है। पेरेंटिंग ग्रेट डील रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप उसके एंजाइटी को कम करो, उसके डर को कम करो। नेक्स्ट, रिड्यूस स्ट्रेस कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट लेबर एंड बर्थ। आपको उसके स्ट्रेस को कम करना है, ताकि जो लेबर और बर्थ के दौरान जो इम्पैक्ट प्रभाव पड़ेगा उसकी बॉडी में वो आपको सबसे पहले कम करना है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या करना है, उसको कम करना है। फिजिकल या साइकोलॉजिकल अफेक्ट ना हो प्रेगनेंसी के दौरान, उसकी बॉडली कंडीशन या उसके माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। और ड्यूरिंग विजिट आपको काउंसलिंग भी करना है। मतलब आपने एंटीनेटल विजिट WHO के अकॉर्डिंग सभी ने पढ़ा होगा, कितनी विजिट होती है सभी को मालूम होना चाहिए, 3 विजिट होती हैं आपकी। समझ में आया, 3 विजिट होती हैं आपकी। एक तो अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान होता है आपका, ठीक है, एक तो आपका 36 वीक के प्रेगनेंसी जब हो जाती है उसके बाद होता है, उसके बाद आपका फिर पोस्ट नेटल आफ्टर बर्थ, मतलब जब बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है उसके बाद एक विजिट किया जाता है कि किसी प्रकार का प्रॉब्लम तो नहीं है, APS की प्रॉब्लम तो नहीं है, PPS की प्रॉब्लम तो नहीं, पोस्टमार्टम हेमोरेज की कंडीशन तो नहीं, किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, बेबी को वैक्सीन लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो ये 3 विजिट किए जाते हैं। उसके टेस्ट को, स्ट्रेस को कम करना है लेबर से रिलेटेड, ठीक है, और विजिट करते रहना है। समझ में आया, किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, इस दौरान हमको विजिट करना है। देन इसके बाद फाइंड वन ऑन इंडिविजुअल स्टाइल फॉर द कॉपिंग लेबर पेन एंड चूजिंग द बर्थिंग फैसिलिटी। उसके साथ में कॉप करना है आपको, और बर्थिंग जहाँ पे बर्थ होना है उसको टोटल क्या करना है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। लेबर पेन से उसको कॉप करना है, उसके साथ में ऐसा नहीं है कि आप उसको थोड़ा सा डराओ या ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना, उसके साथ में आपको कॉप करके चलना है, ताकि उसका जो डर है वो कम हो जाए, उसको रिलीफ मिले इस चीज़ से। आफ्टर नोइंग मदर, जब प्रॉपर तरीके से फुली जब काउंसिल दिया जाता है, मदर्स को एडवाइस किया जाता है, तो इससे क्या होता है, बेस्ट वर्क होता है। ठीक है, बेस्ट डिलीवर्ड बच्चा हो जाता है। कपल कैन आल्सो मेक चॉइस फॉर द गुड बर्थिंग फैसिलिटी। मतलब कपल जो होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, गुड बर्थिंग फैसिलिटी देखते हैं। ठीक है, तो जो काउंसलर अगर है उनको अगर बताते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, उस चीज़ को वो चूज करते हैं। फिर मदर ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड आप अदर एडवाइस क्या क्या चीज़ें दोगे मदर्स को, तो यूट्रस गोइंग इन द साइज, यूट्रस की साइज अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बच्चा जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी अगर बॉडी चेंज हो रहा है, अदर कोई भी चेंजेस अगर आते हैं, तो आपको उसको पोस्चर और वॉकिंग चेंज और बैक पेन और अदर इंजरी अगर कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है, उस समय भी आपको उसको पूरा नॉलेज देना है, एडवाइस करना है। पेइंग प्रॉपर अटेंशन, पर्सनल हाइजीन के बारे में उसको बताना है, बाथिंग के बारे में बताना है, मेंटेन करना है डेंटल हाइजीन, एडिक्वेट रेस्ट और स्लीप के बारे में बताना है, कंफर्टेबल पोजीशन किस तरह से पोजीशन ले कि ताकि बेबी और मदर भी क्या रहे, कंफर्ट रहे। वियरिंग लूज कपड़े पहनना है उसको, ठीक है, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। ट्रैवलिंग मस्ट भी अवॉइड करना है, ट्रैवल नहीं करना है, यात्राएं कम करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इवन कोइटस सेक्सुअल रिलेशनशिप आपको नहीं बनाना है, क्योंकि हो सकता है कि बेबीज को कोई प्रॉब्लम आए, तो स्पेशली रूप से फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में बोला गया है ये। और स्पेसिफिक अटेंशन शुड बी गिवन टू डाइट एंड स्मोकिंग, एल्कोहल शुड बी रिस्ट्रेंड। अगर मदर स्मोकिंग कर रही है, स्पेशली रूप से उसको इस तरह से अटेंशन दिलाना है कि आपको उस दौरान किसी प्रकार का एल्कोहल या स्मोकिंग आपको नहीं लेना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मदर हैज़ टू गेट इम्यूनाइज फॉर द टिटनेस और रुबेला, और मदर को इम्यूनाइज करना है टिटनेस और रुबेला की का वैक्सीन, ताकि बच्चे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये चांसेस हो, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी आपने देखा होगा, उसके बाद देन आपका 1 मंथ के बाद क्या होता है, टीटी का वैक्सीन लगता है। तो सभी को मालूम है अर्ली प्रेगनेंसी में क्या करना है, टीटी का वैक्सीन लगाना है, ताकि बच्चे में डिलीवर्ड ना हो ये सारे इन्फेक्शन। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको वॉच करें और देखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे अभी कंटिन्यूएशन में ESIC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको शेयर करें। चलिए, धन्यवाद। एक नए सेशन के साथ में हम कल फिर लेके आएंगे, एक नई क्लास के साथ में।